जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू फिनिश द सेम प्रॉब्लम दैट वी वर डूइंग इन द वेडनेसडेज क्लास। लेट मी ओपन द बुक फॉर यू। ठीक है, उसका हमने पहला पार्ट कर लिया, तब हम दूसरा पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 2-1 थी, उसका 2-1 का सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। 2-1। राइट। ठीक है, मैं ये शेयर करा देता हूँ आपको। इसका हमने पहला पार्ट कर लिया हुआ है और इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे आज। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये अपना टेक्स्ट। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन सी दिस बुक। ठीक है, हमने इसका पहला पार्ट कल किया था वेडनेसडे वाली क्लास के अंदर। अ, उसकी जो स्टेटमेंट है वो डेटा आपको सब पता है। हमने पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर जो है सॉल्व किया था, तो हमने इसका लॉसेस निकाले थे। लाइन लॉसेस तकरीबन 1484 वॉट के करीब आए थे, और लोड वोल्टेज हमने निकाला था, गालिबन कुछ ऐसी वैल्यू आई थी, और लोड करंट निकाला था और गालिबन ऐसी वैल्यू आई थी। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की जानिब देते हैं, तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जनरेटर और लोड को डायरेक्टली अटैच कर दिया था। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब हम हाई वोल्टेज पे लेके जाते हैं पावर को, तो करंट्स कम होते हैं और हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो सेव हो जाते हैं। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है कि हम इफ वी सपोज वी यूज अ 1/10 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि NS/NP से 10 गुना ज्यादा है, इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से 10 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इट्स अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये करंट को कम कर देगा जब वोल्टेज को स्टेप अप करता है। इट इज प्लेस्ड एट द जनरेटर एंड, एंड अ 10-1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज प्लेस्ड एट द लोड एंड, ताकि वापस से उसको स्टेप डाउन करके लोड को सप्लाई कर सकें। सेम कॉन्सेप्ट एज द ट्रांसमिशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन networks of the K Electric and other networks in the country. ठीक है, what will the load voltage be now and what will the transmission line losses be now? ठीक है, so we draw a figure. We are going to the whiteboard. This is the whiteboard. ठीक है, तो इट इज द सेम प्रॉब्लम एज बिफोर। जो जनरेटर था वो यहाँ लगा हुआ है, और जनरेटर का वोल्टेज है 480 था। एक सेकेंड। जनरेटर का जो वोल्टेज था 480 था। अगेन टेक आउट योर कैलकुलेटर्स। ठीक है, जनरेटर जो है उसके आगे इन्होंने लगा दिया एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का, स्टेप अप, और 1:10 का स्टेप अप लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे वही ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस हम जानते हैं, 0.18 और 0.24J। उसके बाद एक लगा हुआ है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि है 10:1 का। तो ये स्टेप अप है, सो वी स्टेप अप द वोल्टेज, द करंट इज लो, तो लाइन लॉसेस कम हो जाते हैं। शहर के नजदीक पहुंच के हमने वापस स्टेप डाउन करके उसको ओरिजिनल लोड की रेटिंग पे ले गए, और यहाँ पे लोड लगा हुआ है। और लोड मेरे ख्याल से 4+3J था। लोड जो था वो था 4+3J। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर द ट्रांसमिशन लॉसेस नाउ एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। ठीक है, तो हमने सॉल्व करना है, और इसमें ये हमें कह रहा है कि what is the new load voltage and what are the new transmission line losses। ठीक है, तो न्यू लोड वोल्टेज के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं पार्ट बी के अंदर,
ठीक है, ये हमारा लोड हो गया, ये ट्रांसफॉर्मर्स हो गए स्टेप अप स्टेप डाउन, ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये हो गया जनरेटर। ठीक है, अब हम जो है क्या कर सकते हैं, हम लोड वोल्टेज निकालने के लिए जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम इस पूरे सर्किट को इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इसकी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है। वी कैन रेफर ऑल ऑफ दीज इम्पीडेंसेस टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और हम इसको एक सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जी, और यहाँ पे एक हमें लोड नजर आ रहा हो। ठीक है, ठीक है, हाउ वी कैन डू दिस, हमें पता है कि जब भी सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पे हम इम्पीडेंस को लेके जाते हैं तो क्या होता है, वी मल्टीप्लाई इट बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस 4 + 3j को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो मैंने उसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो ए है वो इसका, लेट से दिस इज ट्रांसफॉर्मर T2, तो इसका जो ए है उसको A2 कह दिया, इसका जो ए है उसको A1 कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे A2 स्क्वायर होगा। ठीक है, A2 स्क्वायर टाइम्स 4 + 3j, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड वैल्यू आ जाएगी प्राइमरी साइड पे। तो ये कितनी होगी जल्दी से बताएं, इसमें A2 की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, तो ये 100 से जब हम इसको ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा 400 + 300 के। ठीक है, तो हमारी जो ये नेक्स्ट स्टेज में जो इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, ये जनरेटर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है 1:10 का, और यहाँ पे हमने जब इसको रिफ्लेक्ट करके ले आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 + 300 के। क्यों, क्योंकि A2 की वैल्यू 10 है। ठीक है, और यहाँ पे हम A2 को स्क्वायर कर रहे हैं, 10 स्क्वायर इज 100, 100 टाइम्स 4 + 3j, 400 + 300 थे। लेकिन ये वाली इम्पीडेंस भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, 0.18 और 0.24 जी। ठीक है, तो इन दोनों को हम जब सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 400.18 + 300.24 जी। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो एक्चुअल ऑलरेडी लगी हुई थी उसमें जब ये वाली हम रिफ्लेक्ट करके लाए सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड पे, जब रिफ्लेक्ट करके लाते हैं तो ए स्क्वायर से ज़रब देते हैं, ये हमने इसका प्रूफ कल देखा था। तो ये हो जाएगा 400.18 + 300.24। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को भी जम कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग इट टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, अगेन मल्टीप्लाइंग इट बाय ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब A1 लगेगा, A1 स्क्वायर टाइम्स 400.18 + 300.24। ठीक है, A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, A1 की वैल्यू है 0.1, बिकॉज इट इज ऑलवेज NP/NS, सो इट इज 1/10, 1/10 इज 0.1, और A1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01। तो जब हम इसको 0.01 से ज़रब दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बताएं। ठीक है, इसकी जो फाइनल वैल्यू है जिसमें हम इसको सबको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ले जाएंगे वो क्या बनेगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, जब हम इसको एक सर्किट में ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0.1 स्क्वायर इज 0.01 इंटू 400.18 प्लस 300.24 तो ये बन जाएगा आपके पास 4.0018 प्लस 3.0024। ठीक है, सबका यही आ रहा है, प्लीज कंफर्म मी। 0.1 का स्क्वायर जो है वो 0.01 ही होता है गालिबन।
1/10 इंटू 1/10 इज 1/100, 1/100 इज इंटू 0.01। ठीक है जी, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो ये आ जाएगा, जिसमें हम एक सर्किट पे सबको रिफ्लेक्ट करके लेंगे। प्लीज कंफर्म सबका यही आ रहा है? ठीक है, असदुल्ला ने कहा यस सर। ठीक है, सो लेट्स रब सम ऑफ द यूजलेस थिंग्स। ठीक है, तो हमने इस पूरे सर्किट को रिजोल्व करके, ये जो ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस थी उसको रिजोल्व करके, सेकेंडरी साइड की इम्पीडेंसेस को प्राइमरी पे रिफ्लेक्ट करके गए। तो ये वाली इसकी सेकेंडरी की बन गई, इसकी पूरी की रिफ्लेक्ट करके इधर प्राइमरी पे लेके गए। फाइनल सर्किट जो पिछले वाले की तरह हमने एक सर्किट में चीज देखनी थी वो ये देख ली, वो ये देख ली। लेकिन अब देखें फर्क क्या हुआ। हमारा जो लोड था वो था 4+3J। जी, यासिर एजाज, A1 और A2 की वैल्यू गिवन है। A1 पहले वाला ट्रांसफॉर्मर है जिसकी वैल्यू है 1:1:10, तो ये 0.1 की वैल्यू बनी, और दूसरे वाले में 10:1 तो ये 10 की वैल्यू बनी। हमेशा A विल ऑलवेज बी NP ओवर NS। ठीक है, A इज ऑलवेज इक्वल टू NP, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी, and over NS where number of turns over secondary, and this is same as VP over VS, and this is same as IS over I। ठीक है, तो ये सारे रेशियोज ए के बराबर हैं। इस बुक में ए को यही डिफाइन किया गया है, तो आप कभी भी इसको NS ओवर NP नहीं लेंगे, ए को जो डिफाइन किया गया है वही लेंगे। लेकिन अब आप देखें कि पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में फर्क ये हुआ कि जी को उसमें जो लोड नजर आ रहा था वो एक्चुअल लोड नजर आ रहा था 4+3J का। अब जो है वो थोड़ा सा चेंज्ड वैल्यू उसमें आ रही है। जब आप रिफ्लेक्ट करके उसको जनरेटर की साइड पे लेके गए तो वो 4+3J के बजाय थोड़ा सा इसको ज्यादा दिख रहा है रिफ्लेक्ट होके। लेकिन क्या इसका कोई फायदा हमें आगे हो रहा है? लेट्स सी कि लाइन लॉसेस वाकई में रिड्यूस हुए या नहीं हुए रिड्यूस। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द करंट ऑफ दिस सर्किट। तो मुझे अब जनरेटर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो आई कैन फाइंड द जनरेटर करंट IG, एंड IG विल बी इक्वल टू दिस। इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्या है। पेयरिंग योर कैलकुलेटर इन द साइंटिफिक मोड, कॉम्प्लेक्स मोड, और कॉम्प्लेक्स मोड में न्यूमरेटर में मैंने पोलर क्वांटिटी लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में रेक्टेंगुलर क्वांटिटी है। आप इसको पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सिखाया है मैंने ये सब ENA में। तो जल्दी से मुझे IG की वैल्यू निकाल के बताएं क्विकली। क्विकली इसकी वैल्यू निकाल के बताएं IG कितना है, वेयर IG इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर। IG इज द करंट विच इज टेकन फ्रॉम द जनरेटर। IG की वैल्यू कितनी आई जल्दी बताएं, किसी ने निकाली? तो उस्मान ने अपनी अटेंडेंस बताई है। IG की वैल्यू निकाली किसी ने? नो वन? ठीक है, ये माइक प्लीज किसी का नॉइज कर रहा है, माइक अपने बंद कर दें सब लोग, प्लीज चेक। ठीक है, किसी ने निकाला, किसी ने मुझे बताया बिल्कुल सही। और इस बार आंसर जो है मुझे तकरीबन अनम, शफीक और असदुल्ला ने एक ही टाइम पे बताया है, एंड द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इन्होंने IG की वैल्यू जो बताई है वो है 95.94, एंड द एंगल इज 36.88 विच इज करेक्ट। ठीक है, यही आपकी IG की वैल्यू आनी चाहिए। अब लाइन लॉसेस जो हैं वो तो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इधर है। हाउ कैन आई फाइंड आई लाइन? आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आई लाइन। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी करंट है वो आई लाइन है अगर, तो आई लाइन ओवर 95.94 इज इक्वल टू, ठीक है, मुझे खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं एंगल को वो कर सकता हूँ, और ए जो है इसका वो है 1:10। ठीक
है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जल्दी से बताएं इसका आई लाइन कितना आता है। ठीक है, या मैं इसमें वो भी यूज कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कैन टेक द पोलर वैल्यू और मैं पूरी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, 36.86 ले लें पूरा। ठीक है, आई लाइन अब जल्दी से बताएं मुझे विद द एंगल एंड विद द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको आप जाहिर बात है 10 से ज़रब कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आई लाइन जो है इसका वो होगा 9.594 एंगल 36.88। ठीक है, और लाइन लॉसेस अब आप देखें कितने हो जाएंगे इसके। द न्यू लाइन लॉसेस आर 9.594 स्क्वायर इंटू, और लॉसेस खाली रेजिस्टेंस में होते हैं। ठीक है, ये आपको पहले बताया था, इंटू 0.18। ठीक है, जल्दी से बताएं इसके न्यू लाइन लॉसेस कितने हो गए, न्यू ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में। ठीक है, ये शायद -36.86 था आई जी। एक सेकंड, क्या बताया था मुझे अनम ने और असद ने, -36 बताया था, सॉरी ये माइनस होगा। ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक। ठीक है, ये माइनस साइन के साथ है, क्योंकि इंडक्टिव लोड जहाँ पे भी होता है वहाँ पे करंट लैगिंग आता है। ठीक है, ये प्लीज एवरीथिंग इज विद द माइनस साइन। ठीक है, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ठीक है, जहाँ पे भी इंडक्टिव लोड आपके पास आता है ऑलवेज द करंट इज इन द लैगिंग फॉर्म। ठीक है, इसका जल्दी से बताएं न्यू लाइन लॉसेस कितना निकाला आपने। ठीक है, न्यू लाइन लॉसेस जो है वो 16.56 वॉट है, विच इज करेक्ट। ठीक है, 16.7 वॉट है बुक में। तो देखें, नाउ देयर इज अ ह्यूज चेंज इन द लाइन लॉसेस। पहले 1400 समथिंग था, नाउ इट इज ओनली कमिंग इन टू प्लेसेस। ठीक है, पहले फोर प्लेसेस में आ रहा था 1400 वॉट्स, नाउ इट इज ओनली अराउंड 16.6 वॉट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करने का एडवांटेज आपको पता चला। ठीक है, वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द रियल मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मैं ये रब कर रहा हूँ बोर्ड को। ठीक है, नाउ वी गो टू द रियल मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, और बिफोर वी गो टू दिस आई वुड लाइक यू टू रीड थ्रू दिस। 10 बजे बंद। ठीक है जी, ये अपना हम आ गए। बुक किधर गई बुक। ठीक है, आई वांट यू टू रीड थ्रू दिस। ठीक है, रियल मॉडल ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है उसके अंदर ये 4 तरह के लॉसेस होते हैं। अभी हम आइडियल मॉडल कंसिडर कर रहे थे, तो हम लॉसेस खाली ट्रांसमिशन लाइन के कर रहे थे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अपने लॉसेस की बात नहीं कर रहे थे। तो जो एक रियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, 4 तरह के। ठीक है, और उसकी जो डेफिनेशन है वो इधर दी है आपको, पेज नंबर ये। एक रियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो 4 तरह के लॉसेस होते हैं, जस्ट प्लीज गो थ्रू दिस। ठीक है, जल्दी से आप इसको पढ़ें, आई विल जॉइन यू इन फ्यू सेकंड। जी, so there are 4 types of losses. The first type of loss is कॉपर लॉस। ठीक है, कॉपर लॉस जैसे अभी हमने ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस में देखे थे, दीज आर बेस्ड इन द
सर थोड़ा जूम करो स्क्रीन को, जूम और बड़ा करना है, एक सेकंड। ठीक है, आई होप अब तो सबको नजर आ ही रहा होगा, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। ठीक है आमिर, अब आपको नजर आ रहा है? ठीक है, तो कॉपर लॉसेस जो हैं, दे आर द लॉसेस विच आर इन द कॉपर वायर, और इनको आई स्क्वायर लॉसेस करते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी ट्रांसमिशन लाइन में भी हमने देखा था, इन लॉसेस को हमने कहा था आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं ये। और ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस को बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आई को कम कर दिया जाए। आर तो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, आर तो जितना लाइन का रेजिस्टेंस है उतना ही रहेगा। तो बेसिकली आई स्क्वायर आर लॉसेस जो कॉपर के होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, दे आर इन द वाइंडिंग ऑल्सो, क्योंकि वाइंडिंग इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग लेंथ ऑफ कॉपर वायर विच इज मेड इन टू लूप्स। ठीक है, तो जितना भी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के कॉपर का लूप है, इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ आई स्क्वायर आर लॉसेस। ठीक है, अभी हम आइडियल मॉडल कंसिडर कर रहे थे, तो हमने ट्रांसफार्मर के अपने लॉसेस की बात नहीं की थी, सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस की बात की। और लोड के अंदर भी लॉस होता है, लेकिन लोड से हम यूजफुल वर्क कराते हैं तो उसको लॉस कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस जो है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर की वजह से हीटिंग या रेजिस्टिव हीटिंग अफेक्ट है उसकी वजह से। ठीक है, एडी करंट लॉस जो होता है वो ये होता है कि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स सैपलिंग कर रहे होते हैं थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर, तो उस सॉफ्ट आयरन कोर जो है बेसिकली वो कॉपर का तो नहीं बना हुआ, लेकिन बहरहाल है तो वो मेटल ही। तो उसके अंदर भी जब आप फ्लक्स उसके अंदर तब्दील करते हैं, फ्लक्स कैसे तब्दील करते हैं, प्राइमरी साइड को एसी से एक्साइट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपका फ्लक्स ऑलवेज टाइम वेरिइंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो जब फ्लक्स आपका ऑलवेज टाइम वेरिइंग कंडीशन में रहता है, तो एक साइड नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऑल्टरनेट कर रही होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कुछ ईएमएफ जो है वो कोर के अंदर भी इंड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कोर के अंदर थोड़े से करंट्स फ्लो शुरू हो जाते हैं, विच आर वेरी नेग्लिजिबल करंट्स, बट दे आर वेरी स्मॉल करंट्स, एडी करंट्स जिनको कहते हैं। तो ये जो एडी करंट्स हैं ये भी रेजिस्टिव हीटिंग लॉस के लिए रिजल्ट करते हैं, बट दे आर एग्जिस्टिंग इन द कोर, नॉट इन द वाइंडिंग। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड type of losses which are experienced in a transformer. The third type is called a hysteresis loss. ठीक है, hysteresis loss जो है वो आपका कोर कॉन्स्टेंटली मैग्नेटाइज हो रहा होता है एक डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटाइज हो रहा होता है दूसरे डायरेक्शन में। तो इसको हिस्टेरिसिस को समझने का बेसिकली थोड़ा सा एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी गाड़ी का टायर होता है, ठीक है, इफ यू हैव गॉन टू अ पंक्चर शॉप, आपकी जो गाड़ी का टायर होता है या बाइसिकल का टायर या मोटरसाइकिल का टायर, द गाय यूजेस अ स्पेशल टूल टू स्ट्रेच द टायर, एंड उसको वो उसके रिम पे से उतारता है। ठीक है, takes the tire and puts some tool on it. It stretches the tire and takes it off and repairs the puncture. Then again, it puts the tire back on the rim of the tire. Okay. So there is a constant stretching effect and then a shrinking effect. Okay. When it is taking the tire off the rim, it is stretching it, and when it is putting it back, uh, after stretching it, there is a shrinking effect. So when this sort of effect, stretching and shrinking effect comes, and the material is stretched and then it goes back into its shape. So this causes some sort of a heating effect. ठीक है, इसको हम कहते हैं hysteresis loss. So some of the energy goes into the heating of the material. So similar hysteresis effect is in the core of the transformer. ठीक है, जब उसको हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन में, so there is a hysteresis effect. ठीक है, and in this case it is due to the rearrangement of the magnetic domains. ठीक है, लीकेज फ्लक्स जो है, लीकेज फ्लक्स, यू नो दैट not all of the flux is linked between the primary and the secondary side. थोड़ा सा एयर में भी चला जाता है, which is called the leakage flux. ठीक है, तो इसकी वजह से एक लीकेज इंडक्टेंस का इफेक्ट आता है, which is to be accounted for. So these are the four types of losses. इनको मॉडल करने का तरीका ये होता है that we model them through
a resistor or a inductor, and how we model them I just show you in the whiteboard. ठीक है, तो जो exact इसका model होता है transformer का, let me just flash it. ठीक है, then we are going to. So this is the real model of the transformer. ठीक है, the real model of the transformer has been shown to you. इसके अंदर we take the primary resistance. तो ठीक है, this is the primary side, this is the secondary side. So we have the resistance of the primary winding, we have the resistance of the secondary winding. Then we have the inductance because the winding is shaped. ठीक है स्टूडेंट, सॉरी मैं इंग्लिश में अब थोड़ा सा ज्यादा जोर दूंगा because I forgotten we have one international student Abdullahi in the class, so maybe he doesn't understand Urdu so much. So thoda sa I will be alternating more in the English language. I've also previously taught this student. He I think can understand English, but he cannot understand Urdu very well. Okay, so please bear with me. I will be using English more of the time. So primary winding resistance is Rp, secondary winding resistance is Rs, primary winding inductance because it is shaped in a loop and a loop is always an inductor. So the primary winding inductance is Jxp, secondary winding inductance is Jxs, and we also model the core losses of the transformer through a resistance and an inductor in parallel. So this is we show the core side uh, in the primary side over here, but in reality the things that we have to take into consideration I'm just going to tell you when we study how we measure these. Okay, so we have a transformer and you just know the turns ratio of the transformer. You can measure all of these things: Rp, Rs, Jxp, Jxs, Rc, and Jxm. So these were the primary winding resistance and inductance. These were the secondary winding resistance and inductance. And these are the core losses. Okay, this Rc is a measure of the eddy current losses of the core and hysteresis losses of the core. And this Jxm is the magnetization part of the core. So now we can also change this model. I'm going to zoom out a little bit. Now, as we know that we can reflect all the components of the transformer secondary side back into the primary side. And what do we do for it? We just need to multiply these by the square of the turns ratio. So we just multiply it by a square, and I can reflect this Rs on the primary side, and I can also reflect this Jxs on the primary side by multiplying it by a square. These things stay same. Okay, these things stay same. So only the part that I'm reflecting gets multiplied by. Okay, so these things stay same as before, as you can also see. Okay, these things stay same, and only I'm reflecting this part on the secondary side, so I have to multiply it by a square. So this is a square times Rs plus Jxs. So all of these things will be multiplied by a square. So this is the equivalent model of the transformer. If I reflect everything to the primary side, and I can also do the same, I can reflect everything to the secondary side, but the difference will be that instead of multiplying by a square, I will be dividing by a square. So now these quantities which were already on the secondary side will stay the same, and these quantities that I'm transferring from the primary side to the secondary side, I have to divide them by a square, which is the opposite of the previous process. So when we are reflecting the impedance from the secondary side to the primary side, I multiply it by a square. And when I'm doing the opposite, I have to multiply all of the impedance. Uh, I have to divide all of the impedance by a square. So I think these two things are straightforward. So what we have learned so far is that in the real model of the transformer, we have to cater for the losses.
and there are two types of losses. One is the losses inside the core, and then other type of losses are due to the winding, the model of the winding, the secondary and primary. So those two models can be incorporated like this. The secondary and the primary winding losses are modeled as impedances with a resistor and inductor in series for both the secondary and the primary. And the core losses are measured by taking a resistance and inductor in a parallel combination. And now we are going to see how, and we can also change this model into a single side model. I can reflect everything towards the primary side by moving the resistance impedances of the secondary side towards the primary by multiplying by a square. Or I can do the opposite. I can move everything towards the secondary side, and when I'm moving the primary impedances on the secondary side, I have to divide them by a square, which is the opposite of the previous. Now we are going to see how we can measure these. So we have a transformer with only the turns ratio, and we want to measure these impedances that model the losses of the transformer, namely which are RC and XM and RP and JXP and RS and JXS. How we can measure them? So to measure them, we have a series of two tests. The first test is called the open circuit test. So the open circuit test is here. Okay, and the two very important thing to know about the open circuit test is we conduct the open circuit test in which we apply the rated voltage on one side of the transformer and we keep the other side as open circuit. So we do not attach the load. So the open circuit test is like this. We apply the voltage on one side of the transformer, and on the other side of the transformer we just keep it open. We do not attach a load, and we always conduct this test on the low voltage side of the transformer. So we will conduct this test on the low voltage side. So we apply the voltage on the low voltage side. And how do we know the low voltage side? It is that side of the transformer which has less number of turns, because we know that the number of turns is proportional to the voltage on that side. We already know this. NP over NS is equal to VP over VS. So the low voltage side will be that side which has less number of turns. So we are going to consider that side of the transformer for attaching the voltage which has less number of turns. And we open that side of the transformer which has more number of turns. So it is not done on a primary or a secondary side, but on the low voltage side which has less number of turns. So we perform this low voltage test to measure this RC and JXM, which are the losses of the core. So as you know that I've already told you that when we do not attach any load on the transformer, then still there is a little bit current flowing into the primary side if we do not attach a load on the secondary side. And that primary side current little bit is only used to make up for the core losses, because we are uh, uh, still creating some flux in one side of the transformer, and that flux flows through the soft iron core towards the other side of the transformer, and these causes hysteresis losses and eddy current losses. To make up for those losses, a little bit current required on the primary side or on the excited side of the transformer. So we can measure RC and JXM using the low voltage test. Similarly, we have a high voltage, we have a short circuit test, and the short circuit test is to determine the, uh, the resistance and the inductance of the windings. And we must always remember that the short circuit test is conducted on the low voltage side. The open circuit test is conducted on the low voltage side of the transformer,
and the short circuit test is conducted on the high voltage side of the transformer. So in the short circuit test, you are going to pick the side which is the high voltage side, and you are going to excite that side. And in the low voltage side, you are going to short circuit the transformer. So in the open circuit test, there was no load attached. In the short circuit test, you short the windings of the transformer. But since this test is being conducted on the high voltage side, the short circuit test is conducted on the high voltage side. So you are going to excite the high voltage side of the transformer, or which has more number of turns. That side you are going to connect to a high voltage, but you do not give the rated voltage. In the open circuit test, you are giving the rated voltage. Here you are going to give very less than the rated voltage. Okay, very less than rated voltage. And the reason is that you are trying to just test the transformer. You are not trying to burn the transformer. So when you are going to go give a very less voltage on this side, so the short circuit current will also be very less than the rated short circuit current. If you give a very high short circuit current, so you are going to test the transformer, and that way will be the last time the transformer is tested, because you will burn the transformer, you will damage the transformer, and you do not want to do that. So you are using the short circuit test just to measure the transformer, not to burn it. And what do you want to measure? In the short circuit test, you just want to measure the resistance and the impedance of the primary and the secondary winding. So you give a very less than the rated voltage so that you can measure the primary and secondary side resistances and impedances, which result in the copper losses of the transformer. So what we have learned, okay, just let me go to the whiteboard to summarize for you. And these things are very important to note. Okay, so the first thing that we have noted is there is something which is called the open circuit test. What do we do in the open circuit test? We measure the core losses, and the core losses are modeled as a core components which are RC and JXM. And how do we measure it? We take the transformer and we do it on the low voltage side. So this is the low voltage side, and on the low voltage side we excite the transformer through the rated voltage, and on the high voltage side we keep it open circuit. We do not attach any load or we do not short it, and we can measure these two components which are the modeling the core losses. And then there is another test which is called short circuit test, and in the short circuit test we are trying to measure the winding losses, and the winding losses are of course both of the primary side and the secondary side. So you are measuring RP, RS, JXP and JXS. And how do you find it? Take again the transformer, but this time instead of the low voltage side you excite the high voltage side, and in the high voltage side you apply the voltage, but very less than the rated voltage. Okay, very less. So the voltage that you apply, let me write it again. So it is very less than the rated voltage. And the reason is you are trying to short circuit this side, and the short circuit means you just attach a thin wire between the terminals of the transformer, and you don't want to damage the transformer. So you